हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो अब हम लोग थोड़ा सा जो हमारा सेल इंजरी का लीथल स्टिमुलस था उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि इसी लीथल स्टिमुलस या लीथल सेलुलर इंजरी के अंडर हमारा अक्यूट सेलुलर इंजरी आता है। ठीक, और उसी अक्यूट सेलुलर इंजरी के अंदर हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि रिवर्सिबल डैमेज हो रहा है या फिर इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी भी डिटेल में पढ़ना है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी भी डिटेल में पढ़ना है। तो स्टिमुलस की बात करूँ तो स्टिमुलस क्या था हमारा? लीथल स्टिमुलाई था। ठीक, लीथल सेल इंजरी। ठीक, तो दोज सेल्स अंडरगोइंग लीथल सेल इंजरी या लीथल स्टिमुलस, मोस्ट कॉमन कॉज क्या था फॉर द लीथल स्टिमुलस? दैट इज हाइपोक्सिया या फिर इस्कीमिया। ठीक, लो ऑक्सीजन लेवल्स। अब ये ड्यूरेशन पर डिवाइड हमने किया था कि अगर हाइपोक्सिया ट्रांजिएंट होगा तो फिर रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। ठीक, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड या परसिस्टेंट होगा, अगर परसिस्टेंट हाइपोक्सिया या इस्कीमिया हो रहा होगा सेल्स पे, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। ठीक, ये डिटेल हमने देख रखी थी। तो अगर इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है, यही वाला पाथवे सेल डेथ की तरफ जाएगा, क्योंकि अब सेल को रिपेयर करने लायक बचा ही नहीं है, मतलब सेल अब रिपेयर खुद को कर ही नहीं पाएगा। तो जो सेल डेथ है ये सेल डेथ पैटर्न की तरफ जाएगी। तो सेल डेथ की तरफ कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, उसी के इसी टॉपिक के अंडर हम लोग क्या देखते हैं? एपोप्टोसिस, ठीक, नेक्रोसिस, ठीक, फिर पायरोप्टोसिस, और भी बहुत टाइप्स हैं, नेक्रोप्टोसिस। ठीक है, तो ये सारे एक सेल डेथ पैटर्न के पाथवेज हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंट कहाँ पर है, किस स्टेज में, इन लोग को हमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकली ये सारे अलग हैं। ठीक है, ये फर्क है इनमें। अच्छा, अगर इस्कीमिया हो रहा है, ठीक है, इस्कीमिया का मतलब हुआ कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ये समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन लो है तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है ये प्रोसेस हैम्पर हो जाएगी, जहाँ से हमारे एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ही हैम्पर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो फ्री रेडिकल्स बनने लगेंगे, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी ऑक्सीजन बचा है यूज़ करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया ही सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो थोड़े बहुत जो ऑक्सीजन होंगे वो क्या करने बनाने की कोशिश करेंगे? फ्री रेडिकल्स। ठीक है, बहुत सारे इंट्रासेलुलर भी फ्री रेडिकल प्रोडक्शन करेंगे। ठीक, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी होते हैं अलग अलग तरह के। तो ये जो फ्री रेडिकल प्रोडक्शन है, ठीक है, ये क्या कर सकता है? ये सेल को डैमेज कर सकते हैं। अब सेल के किस किस पार्ट को डैमेज कर सकते हैं? एक तो हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक, साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन है या ऑर्गेनल्स है उनको डैमेज कर सकता है। ठीक, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको भी डैमेज कर सकता है। ठीक, और उसके बाद न्यूक्लियर डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को भी डैमेज कर सकता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि रिवर्सिबल के जो पार्ट्स हैं, रिवर्सिबल के जो फाइंडिंग्स हैं उनको स्टडी करेंगे, और उसके बाद इरिवर्सिबल के अंडर जो फाइंडिंग्स हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। ठीक, तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कि सेल के साथ क्या हो रहा होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी में। तो बेसिकली क्या होता है, हमने ये पढ़ा है कि ये रिवर्सिबल सेल इंजरी इज अंडर द टॉपिक ऑफ लीथल स्टिमुलस। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लीथल स्टिमुलस क्या था? हाइपोक्सिया या फिर इस्कीमिया। तो अगर हाइपोक्सिया हो रहा है, ठीक, तो इसका ये मतलब हुआ कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक, या इस्कीमिया हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये भी प्रोसेस इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी काम करना बंद हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? एटीपी भी कम बनेगा। इतना चीज़ हमें समझ में आ गई। ये चीज़ बहुत सिंपल है और बेसिक है। ठीक, तो
अगर मैं यहाँ पे आपको एक सेल बनाऊं और सेल मान लो, अगर ये मान लो आरबीसी ले लेते हैं, आरबीसी का ये बाइकॉनकेव शेप है या डंबल शेप कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड में नॉर्मल डिस्कस करूंगा, ठीक है, और इस साइड रिवर्सिबल इंजरी के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है कि जब नॉर्मल सेल होता है ना, तो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स होते हैं, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या चैनल प्रोटीन्स का, ठीक है। तो इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पंप है जिसको हम सब जानते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। और ये क्या यूज करता है, इसके नाम में ही एटीपीएस है, इसका मतलब ये बेसिकली एटीपी यूज कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये सोडियम को बाहर फेंकता है, ठीक, और पोटेशियम को अंदर लाता है। और हमें ये पता है सेल के अंदर क्या है, पोटेशियम ज़्यादा होता है। आप ऐसे याद रखो कि जो सेल्स हैं हमारी, वो पोटेशियम के बैग्स हैं, ठीक है। सेल्स आर द बैग्स ऑफ पोटेशियम फ्लोटिंग इन अ सॉल्ट सी, ठीक है, समुंदर है उसमें नमक है, उसके अंदर ये पोटेशियम के बैग्स हैं, ऐसे याद रखो। तो याद रहेगा कि सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा रहता है और सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अंदर जब पोटेशियम ज़्यादा है तो इस प्रोटीन को, इस एटीपीएस पंप को अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर ऑलरेडी पोटेशियम ज़्यादा है, तो वो बाहर से अंदर पोटेशियम लाने के लिए एनर्जी यूज़ करता है। तो इसलिए कभी कभी क्या है कि ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी गिना जाता है। ये चैनल जो है, इसका जो मैकेनिज्म है, ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक। अब अगर एटीपी के लेवल्स कम हो गए तो ये चैनल काम करना बंद कर देगा, ठीक। और ये चैनल जब काम करना बंद कर देगा तो अंदर सेल के क्या ज़्यादा होने लगेगा, सोडियम, क्योंकि यही चैनल सोडियम को बाहर फेंक रहा था। तो जब ये सोडियम अंदर ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि बाहर सोडियम ज़्यादा है, तो ये इसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होगा तो सोडियम को अंदर पुश करेगा, अपने आयोनिक चैनल्स के थ्रू ये सोडियम अंदर आ जाएगा। और जब ये अंदर आएगा तो इसके साथ साथ वाटर भी आएगा, H2O भी। और पोटेशियम अंदर ज़्यादा था तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के थ्रू ये क्या होगा, पोटेशियम इफ्लक्स होगा, ठीक है। तो पोटेशियम सेल से बाहर चला जाएगा, अंदर सोडियम और वाटर अंदर आने लगेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये सेल बल्ज करने लगेगी, ठीक है। ये सेल का साइज इंक्रीज होने लगेगा। तो इसका ये मतलब हुआ, हमने ये पढ़ा कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में, ठीक, रिवर्सिबल सेल इंजरी में पहला साइन या अर्लीस्ट साइन क्या होगा, जो सेलुलर लेवल पे होगा, अर्लीस्ट सेल फाइंडिंग होगी सेल स्वेलिंग, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, ये जो रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंडर आती है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सेल स्वेलिंग, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सेल को एपोप्टोसिस करना है तो सेल स्वेलिंग नॉट फाउंड इन एपोप्टोसिस, ये याद रखना है। मान लो अगर कोई सेल को रिवर्सिबल सेल इंजरी हो भी रही है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें सेल स्वेलिंग मिलेगी। लेकिन अगर वो रिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद इतना देर तक डैमेज हुआ कि अब वो सेल को डेथ पैटर्न में जाना है, ठीक है, डेथ पाथवे में, तो अगर वो एपोप्टोसिस में चला जाएगा ना, तो ये सेल स्वेलिंग वहां नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है कि एपोप्टोसिस के अंदर सेल स्वेलिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई, क्योंकि एपोप्टोसिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, सेल श्रिंकेज। इसको भी हम लोग बाद में समझेंगे कि सेल श्रिंक क्यों करती है, ठीक। एक तो ये चीज हो गई। बाकी रहा हमारा ये जो सेल स्वेलिंग है, इसको हम लोग कभी कभी ब्लेब भी बोलते हैं, ब्लेब फॉर्मेशन, ठीक। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर मैं आपको अक्यूट हेपेटाइटिस की बात करूं, तो अगर अक्यूट हेपेटाइटिस की बात करूंगा तो अक्यूट हेपेटाइटिस में बलूनिंग ऑफ हेपेटोसाइट्स दिखता है, ठीक है। तो अक्यूट हेपेटाइटिस में अर्लीस्ट साइन क्या होगा, सेल स्वेलिंग। और लिवर के अंदर हो रहा है तो किस तरह का होगा, हेपेटोसाइट के सेल्स के स्वेलिंग होगी। तो अक्यूट हेपेटाइटिस में जो स्वेलिंग होती है वो हेपेटोसाइट की स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं बलूनिंग ऑफ हेपेटोसाइट्स। ध्यान देने वाली बात है, सेल सिर्फ स्वेल कर रही है, फूल रही है, फटी नहीं है, डैमेज कहीं नहीं हुआ है अभी, सेल्स का साइज बस फूलने लगा है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो एक फाइंडिंग यहाँ पे हमने क्या इंपॉर्टेंट टेक अवे होम मैसेज क्या है, सेल स्वेलिंग,
तो पहला कॉन्सेप्ट है सेल स्वेलिंग। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब यही रिवर्सिबल सेल इंजरी ऑर्गेनल्स में डैमेज क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हमारे इस रिवर्सिबल सेल डैमेज के लिए दो ऑर्गेनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, और एक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि अगर ये मान लो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसके ऊपर लगा होगा, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स लगे होंगे, ये हमें मालूम है, ठीक है। दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ और रफ। तो अगर सेल के अंदर H2O भर रहा है, क्योंकि पिछले वाले स्टेप में हमने यही देखा था कि सेलुलर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ऑर्गेनल्स के अंदर भी पानी भरने लगता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, तो ये राइबोसोम्स डिटैच होने लगते हैं, क्योंकि इसकी शेप या इसका जो कन्फिग्रेशन है ये खराब होने लगता है। तो दो चीज़ देखने को मिलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होगी, ठीक, और दूसरी है राइबोसोमल, जो राइबोसोम्स लगे हुए हैं वो डिटैच होने लगते हैं, राइबोसोमल डिटैचमेंट, ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो अगर, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी वही चीज देखने को मिलेगी। पहली चीज माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग होगी, ठीक, और इसके साथ देखने को मिलेगा स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज। अभी कुछ टाइम में हमें ये समझ में आ जाएगा कि स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज होता क्या है, ठीक है। अब अभी के लिए बस इतना समझो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये दो प्रोसेसेस अकर होते हैं, ठीक है, ड्यू टू सेल स्वेलिंग, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दो प्रोसेस होते हैं। अगर क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये दो पॉइंट्स, एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो अगर कोई ये पूछे कि रिवर्सिबल में या फिर इरिवर्सिबल में किसमें स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटी ज़्यादा होंगी, अगर ये क्वेश्चन कोई पूछता है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये दोनों केसेस में दिखता है। स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मिलती हैं हमें, वो रिवर्सिबल में भी मिलेंगी, इरिवर्सिबल में मिलेंगी, बस फर्क ये रहेगा कि इरिवर्सिबल में ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। डायरेक्टली मतलब बेसिकली क्या है कि इरिवर्सिबल में लार्ज मिलेंगी, ठीक है, और रिवर्सिबल में स्मॉल मिलेंगी, ठीक है। तो बेसिकली फंडा ये है कि जितना ज़्यादा डैमेज उतना ज़्यादा हमें ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हमें ये समझना होगा कि सेल इंजरी के लिए, अगर सेल इंजरी हो रही है, ठीक है, तो सेल इंजरी अगर हो रही है तो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा, ये डिसाइड करता है हमारा कैल्शियम, और वो भी कौन सा कैल्शियम, साइटोसोलिक, ठीक है। तो जो साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल्स हैं वो ये डिसाइड करेंगी कि सेल विल अंडरगो अ रिवर्सिबल चेंज या फिर इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है, डैमेज। तो अगर कैल्शियम, साइटोसोलिक कैल्शियम अगर माइल्ड इंक्रीज होता है, ठीक, तो क्या होगा, रिवर्सिबल इंजरी होगी, ठीक है। और अगर रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी तो फिर क्या होगा कि ये एक्टिवेट करेगा फॉस्फोलाइपेस, और फॉस्फोलाइपेस हमारे सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, ये एक एंजाइम है। जैसे ही रिवर्सिबल जो इंजरी होती है अगर वो स्टार्ट हो जाती है तो फॉस्फोलाइपेस एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन अगर कैल्शियम साइटोसोलिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, सीवियर इंक्रीज हो, ठीक, तो ये होगा इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक। अब मेरा मकसद ये है समझाना कि ये जो कैल्शियम साइटोसोलिक होता है वो ये डिसाइड करेगा कि वेदर सेल विल अंडरगो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी, ठीक है। और एक बार ये जो सेल मेम्ब्रेन का डैमेज शुरू हो गया, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होता है ना, तो इसमें से ये हमारा फॉस्फोलिपिड्स टूट के बाहर निकलेंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम आयंस ऐड हो जाएंगे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम दोनों कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन फिगर्स। इनका नाम माइलिन फिगर्स इसीलिए है क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं तो उनका जो माइलिन शीथ है, अगर उनको क्रॉस सेक्शन पे देखें
सेलुलर लेवल पे, तो एकदम सेम रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह से ये अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं अरेंज्ड? कंसेंट्रिक लैमिनेशंस। ठीक है, तो कंसेंट्रिक लैमिनेशंस जो हमें देखने को मिलते हैं वो माइलिन फिगर होती है। अब ध्यान देने वाली बात, क्वेश्चन ये है कि माइलिन फिगर मिलता कहाँ है? तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं। तो मोर और लेस सेल के साइटोप्लाज्म में भी आपको माइलिन फिगर्स देखने को मिल सकते हैं, और कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी माइलिन फिगर्स देखने को मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऑर्गेनल्स के अंदर मिल रहे हैं, ये जो हमारे माइलिन फिगर्स हैं, तो इनको देखा कैसे जाए? तो इसीलिए इनको हम लोग स्टडी करते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्टडीज बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फाइंडिंग है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी के अंडर ही हमें ये माइलिन फिगर्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक, एक तो चीज ये हो गई। तो अब अगर क्वेश्चन फिर से पूछा जाए कि ये बताओ, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल, किस सेल इंजरी में माइलिन फिगर ज्यादा देखने को मिलेगा? तो आंसर होगा इरिवर्सिबल। जाहिर बात है, जितना ज्यादा डैमेज होगा उतना ज्यादा सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होगा, उतना ज्यादा फॉस्फोलिपिड बनेगा, फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम कंबाइन करेगा, कंसेंट्रिक लैमिनेशन के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा, उसको माइलिन फिगर बोलेंगे। ठीक है, तो हमने अब तक पहला तो सेल स्वेलिंग के बारे में पढ़ लिया, दूसरा हमने ऑर्गेनल्स कौन से इन्फ्लुएंस होते हैं वो देख लिया। ठीक है, तीसरा हमने यहाँ पे सेल इंजरी का जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि रिवर्सिबल होगा या रिवर्सिबल होगा वो देख लिया, कैल्शियम साइटोसोलिक लेवल्स देख लिया। अब चौथा जो है वो हमें न्यूक्लियर स्टडी करनी है। तो बेसिकली अगर ये मेरा सेल है, ठीक, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक, तो अगर मान लो मैं इसको ऐसे बनाऊं, तो नॉर्मली क्या होता है तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, तो नॉर्मल में, मैं ऊपर पहले नॉर्मली बता रहा हूँ आपको कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो ग्रैनुलर, ठीक, और फिब्रिलर, मतलब जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो ग्रैनुलर और फिब्रिलर पैटर्न में ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड होते हैं। और साइटोप्लाज्म हमारा एजिनोफिलिक होगा। एजिनोफिलिक मतलब रेड, पिंक टू रेड कलर। और जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होंगे वो बेजोफिलिक होगा। बेजोफिलिक मतलब ब्लू। ठीक है, अब रिवर्सिबल सेल इंजरी का केस है, तो अब मैं रिवर्सिबल सेल इंजरी की अगर बात करूं, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारे फ्री रेडिकल्स अगर बनते हैं, ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स डैमेज करेंगे इसको। ठीक, और इसको डैमेज करके क्या करेंगे? क्रोमैटिन क्लंपिंग। ठीक है, क्रोमैटिन क्लंपिंग या फिर कंडेंसेशन भी बोलते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये समझाना था कि न्यूक्लियर मटेरियल का डैमेज होना, ठीक है, तो क्रोमैटिन क्लंपिंग कहलाता है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो। ठीक है, क्योंकि क्रोमैटिन क्लंपिंग हमें इरिवर्सिबल में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इरिवर्सिबल में हमें क्या क्या, दोनों रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में दोनों के लिए कॉमन क्या क्या है? माइलिन फिगर्स भी देखने को मिल सकते हैं, एमॉर्फस डेंसिटीज भी देखने को मिल सकती है, क्रोमैटिन क्लंपिंग भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि सेल स्वेलिंग की बात करूं, चलो अब मैं यहाँ पे इसको समराइज कर लेता हूँ। अब हम लोग जो जो फाइंडिंग्स हमें रिवर्सिबल सेल इंजरी के लिए इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, सेल स्वेलिंग। अच्छा, अगर सेल स्वेलिंग हो रही है तो सारा सारा कुछ जो सेल के अंदर है वो भी स्वेल करेगा, तो मैं इसको न्यूक्लियर स्वेलिंग भी बोल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्रोमैटिन क्लंपिंग देखा है हमने। ठीक, उसके बाद हमने माइलिन फिगर्स के बारे में पढ़ा। ठीक, उसके बाद हमने एमॉर्फस डेंसिटीज देखी। ठीक,
अब बात ये है, मैं आपको ये इसलिए यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेल स्वेलिंग मैंने बताया आपको कि रिवर्सिबल सेल इंजरी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है ना, तो फिर वो बेसिकली सेल स्वेलिंग नहीं दिखाती है। इस रूल का एक्सेप्शन यही है, एपोप्टोसिस, और एपोप्टोसिस हम लोग स्टडी करते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंडर। क्योंकि अगर इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है तभी तो सेल को डेथ की तरफ जाना होगा, डेथ प्रोसेस के अंडर। तो डेथ प्रोसेस, वन ऑफ द डेथ प्रोसेसेस इज एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस में न्यूक्लियर स्वेलिंग या सेल स्वेलिंग नहीं देखने को मिलती, इसमें हमें देखने को मिलती है न्यूक्लियर श्रिंकेज या फिर सेलुलर श्रिंकेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो बचे हुए थे वो भी लिख लेते हैं। राइबोसोमल डिटैचमेंट देखा था, ठीक है। राइबोस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग देखी थी, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग भी देखी थी। माइटोकॉन्ड्रिया अगर खराब हो जाएगा तो फिर हमने वहाँ पे कैल्शियम एमॉर्फस डेंसिटीज डिपोजिशन देखे थे। सो आई होप आप लोग को रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में समझ में आ गया हो। ये फाइंडिंग्स हैं रिवर्सिबल सेल इंजरीज की, ये सारे पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी हमें अगर सेल इज अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल सेलुलर डैमेज, ठीक है। वंस इरिवर्सिबल सेल डैमेज हैज अकर्ड तो देर इज नो गोइंग बैक, तो सेल को फिर डेथ प्रोसेस में जाना पड़ेगा। और डेथ पैटर्न्स जब हम पढ़ेंगे, एपोप्टोसिस हो गया, नेक्रोसिस हो गया, उसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इरिवर्सिबल सेल इंजरीज के बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने डेथ कॉन्सेप्ट्स या जो डेथ प्रोसेसेस हैं उन्हें डिटेल में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।